नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिस्टेक न्यूज़ के अंदर। और आज जिस टॉपिक को लेके हम लोग आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो रहेगा कृषि बिल 2020। और इसको लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे किसान और बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो इस मुद्दे को गरमा रहे हैं और किसानों को बरगला रहे हैं, उन्हें असल में गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और कल जो है भारत सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की वार्ता होने के बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, पुख्ता नतीजा नहीं निकल पाया है। तो किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको कि 22 पार्टी जो है राजनीतिक दल अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसा है कि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में किसानों की समृद्धि के लिए कुछ 3 बिलों का प्रावधान करा। 3 बिल उन्होंने प्रस्तुत करे थे। ठीक है, और वो बिल 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा है जो अपर सदन है हमारा, उसमें उन बिलों को बहुमत से पास करके उनको एज एक एक्ट की संज्ञा दे दी गई। वो अब वर्तमान में एक एक्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत। लेकिन वो 3 बिल क्या हैं, पहले जान लेते हैं। पहला उन्होंने बिल जो दिया था और वो बिल था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य, जो कि संवर्धन और सरलीकरण को। दूसरा जो उसमें बिल था वो था कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक। और तीसरा जो इसमें बिल उन्होंने पास किया था वो कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये कुछ 3 उन्होंने इस तरह के विधेयक किसानों के कल्याण के लिए और कृषि क्षेत्र में कुछ तेजी से प्रगति के लिए, नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए उन्होंने वो विधेयकों को पारित करा। लेकिन हमारी देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के कारण कुछ देश के जो राजनीतिक दल हैं वो हर बात का, चाहे वो उस बात का ना चाहते हुए भी उन बातों का वो विरोध करते हैं। वैसा ही इस बिल के साथ भी हो रहा है और पहले CAA NRC के साथ भी वैसा ही हो चुका है। वर्तमान में कांग्रेस अब शासित प्रदेशों में इसका विरोध ज़्यादा देखा जा रहा है। और दूसरा, ये बिल का विरोध पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के किसान जो है MSP मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस रहता है उस पर उनकी जो फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं भारतीय सरकार के द्वारा। इसलिए उनका विरोध सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है इस बिल को लेके। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल से किसानों का क्या हित हुआ है, असल में क्या उनको बेनिफिट्स मिले हैं, क्या उनको पावर मिली है। तो इस बिल के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। पहला, जो किसानों को ये बिल सबसे पहले पावर दे रहा है वो है किसानों को फसलों के बेहतर दाम दिलवाने का ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें जो MSP का प्राइस था वो डेफिनेटली उसको वापस से एक तरीके से रिव्यू करा गया है और रिव्यू करके उसको बेहतर तरीके से इस बिल के अंदर लेकर आए हैं कि किसान की जो फसल की जो ओवरऑल लागत है उस लागत पे 50% का एक प्रॉफिट को प्लस करके और फिर कोशिश करी गई है MSP को डिसाइड करने की। मतलब MSP में भी इम्प्रूवमेंट लाया गया है पहले की अपेक्षा। पहली चीज़, और जब किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे अपनी फसल के तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। दूसरी चीज़, तीसरा रहेगा जो कि किसानों को डराया जा रहा है अनाज मंडी के आढ़तियों के द्वारा और राजनीतिक पार्टी विशेषकर कांग्रेस के लोगों के द्वारा कि MSP को वर्तमान मोदी सरकार ख़त्म कर रही है। ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान है जो कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है और वो जानबूझ के किसानों को बरगला रहे हैं। तो उनके बरगलाने, उनके बहकावे में ना आए। और वर्तमान की जो सरकारी खरीद विगत 60 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही है वो व्यवस्था आगे भी चली जाएगी, लगातार चलेगी। उसको मोदी सरकार चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं देश में
जो कि इस तरह के सरकारी खदान कोटे से ही चल रही हैं, इसमें से कि विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए भी खदान का भंडार रिज़र्व, फूड का रिज़र्व हम लोग रखते हैं। और हम लोगों के स्कूल्स में भी आजकल फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं। राशनिंग में भी लोगों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मोदी सरकार चाहते हुए भी इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकती। ये व्यवस्था अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी। चौथा जो इसमें विशेषता है वो है किसान, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल पावर प्रोवाइड कर रहा है एक किसान को, वो रहेगा किसान इस बिल के आने के बाद अपनी फसल पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है जहां उसे अपनी फसल का बेहतर दाम मिले। अब वो दाम डेफिनेटली एमएसपी से ऊपर के दामों पे आप बेच रहे हो तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपका दाम क्या रहेगा। और जहाँ तक है अब किसान भी हमारे देश के काफ़ी अच्छे और तकनीक को समझने वाले हो गए हैं, तो उन्हें अपनी फसल का दाम एमएसपी से ऊपर ही डिसाइड करना चाहिए। इसका छठा जो बेनिफिट किसानों को मिलेगा वो रहेगा, किसान अगर मंडी जाके अपनी फसल को बेचते हैं तो मंडियों में अपनी फसल को बेचने के लिए किसानों को कुछ मंडी टैक्स वहाँ की राज्य सरकारों को देना पड़ता है, जो कि 6 से 7% होता है, ठीक है। अब अगर वो किसान अपने खेत से, अपने फार्म हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी अगर वो अपनी फसल को बेचता है देश में कहीं भी, राज्य में या राज्य के बाहर कहीं भी, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई मंडी टैक्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जो कि मंडी में होता है। तो अगर किसान मंडी जाके अपनी फसल को बेचेगा आढ़तियों के माध्यम से, पुराने जिस तरीके से वो बेचता चला आ रहा था उसमें, तो उसको वहाँ डेफिनेटली वो टैक्स देना पड़ता है और फसल के भी उतने अच्छे दाम नहीं मिल पाते। पूरे देश में जहाँ उसको फसल के बेहतर दाम मिले, जिस भी क्लाइंट के थ्रू उसको बेहतर दाम मिले, अब वो अपनी फसल वहाँ बेच सकता है और डायरेक्ट सेल कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है किसान के लिए। लेकिन किसान वर्तमान में आढ़तियों की बातों में आ गए हैं और किसान इस बात को समझ नहीं रहे कि ये बिल उनके लिए समर्थन में है, ये आढ़तियों के विरुद्ध है, क्योंकि आढ़ती आज तक उनको दबा के रखे हुए थे, उनका कहीं ना कहीं शोषण कर रहे थे और किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। अब वो उन्हीं आढ़तियों के साथ खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मंडियों में जाना बंद थोड़ी कर रहा है किसान, इसलिए मंडियाँ पहले भी, अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इसके साथ ही एमएसपी का पुनर्निर्धारण भी करा गया है इस बिल के अंदर और एमएसपी को डेफिनेटली बढ़ाया भी गया है इस बिल के अंदर। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी 15 वर्ष पूर्व, उन सिफारिशों को इस बिल में माना गया है और उसका फॉर्मूला था कि संपूर्ण लागत पर 50% प्रॉफिट को ऐड करके, और वो एक लागत ऐसी तय होनी चाहिए जिसको कि एमएसपी कहा जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाए। उसके ऊपर मोदी सरकार ने काम करा है और उसको इम्प्लीमेंट करा है और करने की कोशिश करी गई है असल में। तो इसके बारे में अब और बात करेंगे कि असल में कि कृषि बिल क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमने इसमें बताया, क्या पावर इसमें दी गई हैं वो हमने आपको बताया। अब इसके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आगे कि ये कृषि बिल से कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसान को लग रही है कि वर्तमान में उनको आगे फेस करनी पड़ सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और आप अपने व्यूज़, अपनी जो कमेंट्स बातें हैं, आपकी जो सोच है वो हमें कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किसान बिल के बारे में क्या सोचते हैं। आप किसानों के साथ हैं, आढ़तियों के साथ हैं, वर्तमान सरकार के साथ हैं या पूर्वगत व्यवस्था के साथ हैं। तो आप अपने व्यूज़ को ज़रूर हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किसान इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किसान इस वर्तमान बिल का और इस व्यवस्था का और जो 3 अभी बिल प्रस्तुत करे गए लोकसभा में, उनका सड़कों पे आके इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जानने की हम विशेषकर कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में।
तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी जो है असल में सबसे ज़्यादा जो है एमएसपी, तो वर्तमान में 23 फसलें हैं जिसपे कि एमएसपी भारत सरकार प्रदान करती है, देती है, जिनकी खरीद करती है सरकारी कोटे के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एमएसपी जो है पहले के सालों में 6% किसान जो हमारे किसान करते हैं उनमें मात्र 6% किसानों की फसल ही सरकार एमएसपी के दायरे में लेके खरीदती थी, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पे जो किसान आते हैं, जितनी फसल की खरीद करनी होती है सरकार को, वो उतनी ही खरीद करती है, पहली। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, इस खरीद में सबसे ज़्यादा किसान जो शामिल होते हैं वो पंजाब और हरियाणा के सबसे ज़्यादा किसान शामिल होते हैं, जिनकी फसलों को खरीदा जाता है एमएसपी के दामों के ऊपर। अब ये एमएसपी का आंकड़ा बढ़ के शायद 15 से 20% के आसपास हो चुका है। अब एमएसपी व्यवस्था के अंतर्गत उन फसलों को बेचने में भी काफ़ी सारे पेच हैं, जैसे कि इसके लिए हर किसान को थोड़ा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पहला सरकारी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, उसको कुछ कागज़ दाखिल करने पड़ेंगे, सेकंड जो कि ज़रूरी कागजात रहते हैं गवर्नमेंट पोर्टल से जुड़ने के लिए, तो वो भी उनको सबमिट करने पड़ेंगे। तीसरा रहेगा उनको अपनी फसल की गुणवत्ता साबित करना पड़ेगा एज़ पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, जो कि रिटन में है, वो भी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है। और तीसरा, सरकार ने अधिकतम पैदावार की एक सीमा भी बांध दी है चौथे नंबर पर, कि वो अधिकतम पैदावार इतना होगा। और सरकारी खरीद अगर 5वीं नंबर पे अगर सरकारी खरीद हो भी गई तो उसमें पेमेंट जो है वो डिले होके आते हैं, काफ़ी डिले लगता है पेमेंट्स में, काफ़ी आने में, आपके पास आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हर किसान इतना वेट नहीं कर सकता, उसके बाद इतनी ताकत नहीं होती, फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता कि वो इतना रुक सके उस पैसे के लिए, इसलिए वो आड़तियों को औने पौने दामों पे अपना माल बेच के मंडी से रवाना हो जाते हैं। अब आते हैं कि किसान इस बिल का असल में विरोध क्यों कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि पहला, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और वर्तमान युवा कांग्रेस के द्वारा और कुछ और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा और आड़तियों के द्वारा, जो मंडी में बैठे आड़ती हैं, लाइसेंसी आड़ती है, उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, ये बिल मंडियों को ख़त्म कर देगा। जब मंडियां ही नहीं रहेंगी तो आपको एमएसपी कहाँ से मिलेगा। तो मंडियां ख़त्म होने का एक बड़ा ही इलॉजिकल सा रीज़न दिया जा रहा है किसानों के आगे, जो कि एग्जैक्टली सही नहीं है। और अभी तक जो था, एक व्यवस्था बनी हुई थी, किसान अपनी फसल लेके मंडी में जाता था और मंडी में उस फसल को किसान बेचता था। और वर्तमान में ये व्यवस्थाओं को बदल दिया है इस बिल ने। ये बिल अब किसानों को पावर दे रहा है कि आप अपने फसल को अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने फार्म हाउस से, अपने कोल्ड स्टोरेज से, जहाँ वो फसल है, आप उस फसल को बेच सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप उस फसल को अपने आप बेचते हो तो आपको ऊपर किसी भी तरह का कोई मंडी टैक्स, जो कि मंडी में 6 से 7% टैक्स लगता है, वो टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, और इसके ऊपर इसमें किसान जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मंडी में उनको एमएसपी की गारंटी रहती है कि मिनिमम एमएसपी घोषित करा गया, इससे नीचे के दाम पे हम शायद हमारी फसल ना बिके, लेकिन वहाँ भी आड़ती उनसे नीचे के दामों पर फसल खरीदते हैं, ये बात वो भी अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ की व्यवस्था में आपको जहाँ अच्छा दाम मिले, आपको अपनी फसल को थोड़ा मार्केट करना होगा, किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ना होगा और वहाँ से आपको बेहतर दाम आपको मिल सकता है अपनी फसल का। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी। तो इसलिए जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मंडी ख़त्म होने का डर किसानों को नहीं, मंडी ख़त्म होने का जो डर सता रहा है वो सता रहा है लाइसेंसी आड़तिए जो मंडियों में बैठे हुए हैं, जो कि किसानों की फसल को खरीदते हैं और फिर आगे उनको दूसरे ट्रेडर्स को बेचते हैं। जो वो आड़तिए हैं उनकी ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ हैं, उन रेवेन्यूज़ को कम होता हुआ दिख रहा है। वो रेवेन्यूज़, पहली चीज़, वो रेवेन्यूज़ घट रहे हैं और घटते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, जो राज्य सरकारें हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू वो लोग जनरेट करते थे
इस व्यवस्था से, मंडी व्यवस्था से। और जब किसान अपनी फसल अपने खेत से बिना किसी टैक्स के वो बेच देगा तो सरकारों का जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली कम होगा, रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए राज्य सरकारें भी इसके अगेंस्ट हो रही हैं, जबकि ये बिल पूर्ण रूप से किसान के समर्थन में और किसान के सपोर्ट में है और किसान को नई ताकत दे रहा है और किसान को इस बिल का पूरे तरीके से समर्थन करना चाहिए। और दूसरा जो ये बात पॉइंट उठा रही हैं कांग्रेस और दूसरे दल और आड़ती और दूसरे लोग जो कि इस बिल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनका दूसरा पॉइंट है एक देश के अंदर दोहरी टैक्स व्यवस्था, मतलब एक देश दो टैक्स व्यवस्था हो जाएगी। उनका कहना है, वो लोग कह रहे हैं कि मंडी में आके कोई अपना माल बेचेगा तो उस पर मंडी टैक्स जो कि 6 से 7% है वो लगेगा, एप्लीकेबल होगा। और मंडी से बाहर वो अपना सामान बेचेगा तो उस पर वो टैक्स नहीं लगेगा। तो जो मंडी का कारोबारी है वो अपना टैक्स बचाने के लिए मंडी नहीं आएगा, वो बाहर से सीधे ही खरीद करेगा। अगर वो सीधे खरीद करेगा तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा और इससे मंडी व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन ये ऐसा है नहीं कि इससे मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाए। सारे किसान इसी तरीके से काम नहीं करते हैं और इसीलिए बहुत से किसान जो है वो ट्रेडिशनल वे में भी काम करेंगे। सब जने वो अपनी फसलों को खुद ही मार्केट नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली वो लोग मंडी में जाएंगे काफ़ी लंबे समय तक। जो इस चीज़ को, व्यवस्था को समझ जाएंगे वो डेफिनेटली मंडियों से दूरी बनाएंगे और अपनी फसलों को अच्छे दामों पर बाहर के राज्यों में और देश में कहीं भी बेच सकेंगे। तो ये उनके लिए बेहतर व्यवस्था है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट्स को और वहाँ के बैठे आड़तियों को ज़्यादा समस्या है। तीसरा जो पॉइंट ये बिल दे रहा है, उठा रहा है, और तीसरा जो पॉइंट किसानों को लग रहा है कि उनके लिए प्रॉब्लम है, वो असल में प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी गलत तरीके से किसानों के सामने पेश कर रहे हैं, जो कि किसान आंदोलन में एक मुख्य मुद्दा ये भी बन के आ रहा है। किसान आंदोलन में ये लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का अहित होगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। और राहुल गांधी का भी रिसेंटली स्टेटमेंट था। राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि धीमे धीमे जो कॉर्पोरेट कल्चर है, अडानी और अंबानी आपकी फसलों पे, आपकी खेतों में कब्जा कर लेंगे, वहाँ मॉल बनेंगे, वहाँ और दूसरी चीज़ें बनेंगी, मार्केट खुल जाएंगे और आपके खेत आपसे हटिया लिए जाएंगे। इस तरह की वो बरगलाने वाली बातें कह रहे हैं अपने वीडियोज़ के अंदर। कुछ व्हाट्सएप वीडियोज़ हमारे पास भी आए हैं, उसमें हमने देखा है। और इस तरह की बातें। और सबसे पहला तो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर के अंदर इस बिल के अंदर रखी गई है और उसमें किसानों के हित का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसमें एग्जैक्टली ये कहा गया है कि किसान किसी भी कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, मतलब उसके पास एक खेत है 1 एकड़ का और वो उस खेत में खेती करता है और उस खेती को कहता है कि हम ये फसल मैच्योर होने पर आपको दे देंगे, लेकिन किसान किसी भी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है और उस पर कोई भी किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई रूल, कोई लॉ उसको रोकेगा नहीं अपनी फसल कहीं और बेचने से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में रहता है और वो उस फसल को उसी बायर को देता है जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो भी किसान के लिए बहुत अच्छे रूल्स इसमें बने हुए हैं कि उसको जैसे वो फसल लेके वहाँ से जा रहा है, उसको फसल का एक बाकायदा पक्की स्लिप देनी होगी कि भाई ये आपका ओवरऑल पेमेंट बन रहा है और ये पेमेंट आपको रिसीव होगा। उस पेमेंट का कुछ पार्ट पेमेंट, कुछ पार्टली पेमेंट भी उसको करना होगा और 3 दिन के अंदर अंदर, 3 कार्य दिवसों के अंदर अंदर उसको उस पूरे पेमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई विवाद की स्थिति होती है तो ये केस एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम फिर वहाँ से कोई पैनल क्रिएट करेगा। वो पैनल इस पर 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा। अगर वहाँ से भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो ये पैनल डीएम के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट के पास जाएगा। कलेक्ट्रेट वहाँ पर कुछ पैनल क्रिएट करेगा और उस पैनल को ओवरऑल 90 डेज़ के अंदर अंदर इस पर सुनवाई करके इसका डिसीजन देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इसमें कानून बने हैं जो कि किसानों को सपोर्ट करते हैं, किसानों के पक्ष में हैं और किसानों को नई ताकत भी प्रदान कर रहे हैं। तो किसानों को इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके किसान अपना आक्रोश सड़कों पे आके उतार रहे हैं
और हमें ऐसी अपेक्षा है कि कल 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान करा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होंगे, कांग्रेस का उसको समर्थन रहेगा। और ऑलरेडी पूरा जो ये कृषि बिल के ऊपर जो एक नाटक चल रहा है उसमें कांग्रेस, अकाली दल और खालिस्तानी वाले लोग, बहुत सारी पार्टीज़ का इसको बैक सपोर्ट है। इस कारण से ये पूरा का पूरा एक इशू जो है क्रिएट हो रखा है। और ये असल में सिर्फ़ और सिर्फ जो बिल है ये किसानों को एडवांटेज दे रहा है, किसानों को पावर दे रहा है। उनकी फसल को जो एपीएमसीज़ हैं उनके एरिया के बाहर भी जाके वो अपना माल बेच सकते हैं, वो राज्य के अंदर कहीं भी अपना उपज को बेच सकते हैं, देश में अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों को पावर दे रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी किसानों के हितों की रक्षा कर रहा है असल में। उसके बाद भी किसानों को गलत तरीके से उनको मैसेज दिया जा रहा है, गलत तरीके से उनको उकसाया जा रहा है, उनको मंडियाँ बंद होने का डर दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी बातें निराधार हैं। और आप सब लोग इस जो कल के भारत बंद का समर्थन ना करें और देश हित में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसके साथ ही हम मिलेंगे आपसे फिर किसी एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए और इसी तरह के रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय, अपनी बातें ज़रूर हम तक पहुंचाएं कि आप कृषि बिल को लेके क्या सोचते हैं और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है। आपकी कमेंट्स पढ़ के, आपकी बातें जान के हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।